हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों को लिया है और वह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप टीआरई 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका लिया है हमने कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे वह चाणक्य थे। इनको आप याद रखिएगा। इनको जो है कि चाणक्य बोला जाता है, उनके जो गुरु थे। और चाणक्य को कहीं कहीं पर कौटिल्य भी लिखा आता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो देखिए, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह के बारे में, तो इनमें से जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे बिहार में, वह आपके थे राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो आपकी पहली बैठक हुई थी, यह आपका पटना में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पटना में जो है यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक होती है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो देखिए, अगर हम नरसिंह नारायण के बारे में बात करें तो यह एक समाजवादी नेता थे। जी हाँ दोस्तों, यह क्या थे, तो यह एक समाजवादी नेता थे, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। दोस्तों, यह जो हम बिहार स्पेशल के प्रश्न लाए हैं, यह सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो देखिए, अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण का, तो यह जो संबंधित हैं वह समाजवादी पार्टी से थे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से यह संबंधित हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वह आपके जो है जयप्रकाश नारायण ही जो है कि दिए थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो देखिए, अगर हम बात करें रामचंद्र शर्मा के बारे में, तो यह आपके अमराहा के थे। जी हाँ दोस्तों, अमराहा के यह थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया, अमराहा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार केसरी के बारे में, तो बिहार केसरी से किनको हम लोग संबोधित करते हैं, तो वह आपके हैं श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और कर्पूरी ठाकुर को किस चीज़ से संबोधित करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को अभी जो है कि एक प्राइज़ मिला है, और वह कौन सा जो है कि प्राइज़ मिला आप कमेंट करिएगा, और इनको क्या बुलाया जाता तो वह भी आप कमेंट करिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार राज्य से आपकी सिर्फ एक देश की सीमा लगती है, और वह देश कौन सा है, तो नेपाल है। तो इसको याद रखेंगे। सिर्फ बिहार जो है वह सिर्फ एक ही देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वह आपका बिहार है, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों, यह जो 8वां प्रश्न हम आपको बता रहे थे, तो इसमें देखिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपसे पूछे थे, तो इनको जो है कि अभी भारत रत्न मिला है, और इनको जो है कि हम लोग क्या जानते हैं, तो इनको हम लोग जननायक के रूप में जानते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। और इनसे प्रश्न आपके आ सकता है, क्योंकि भारत रत्न अभी जो है कि इनको जल्दी ही मिला है, तो इसलिए इनसे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन झारखंड लेकर के बना था, तो वह आपका लिया था 45.85%। जी हाँ दोस्तों, 45.85% जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है।
तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के शोक के बारे में, तो बिहार का शोक आप जानते हैं कि कोसी नदी को जो है वह बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्योंकि इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह जो नदी है यह अपनी दिशा को हर साल बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी धारा को हर साल बदलती रहती है, तो इसलिए आप इसको जो है कि बिहार का शोक कहते हैं। और इसके द्वारा जो है कि बहुत ही ज़्यादा उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो देखिए बिहार में कौन सी आम की प्रजाति उपजाई जाती है, तो वह आपका है सफ़ेदा। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेदा प्रजाति जो है आम की वह केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में बहने वाली नदियों में जो किसका उद्गम आपका अमरकंटक में है, तो यह आपका हो जाएगा सोन नदी। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी से आपकी दो नदियां बहती हैं, जो है कि सोन नदी से नहीं, अमरकंटक से आपकी दो नदियां निकलती हैं। एक आपकी सोन नदी आ जाती है और एक नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है वह राजस्थान, गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में चली जाती है, और यह जो सोन नदी है यह आपका बिहार क्षेत्र में आ जाती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो देखिए संपूर्ण बिहार राज्य की बात करें तो यह आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हमको टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी वीडियोस अपलोड होती है तो उसका लिंक दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो शेयर किया जाता है, तो इसलिए हमको जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में जो तेल शोधक कारखाना यह आपका कहाँ पर है, तो वह आपका बरौनी में है। जी हाँ दोस्तों, बरौनी में जो है वह बिहार का तेल शोधक कारखाना है। अगला है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बिहार की कौन सी नदी पर जो है वह बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, तो वह आपकी है कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो देखिए अगर हम बात करें किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है, तो वह आपका है मखाना। जी हाँ दोस्तों, मखाना के उत्पादन में जो है वह बिहार देश में अग्रणी है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अगर हम बात करें डालमिया नगर की, तो बिहार जो फेमस है तो वह आपका है सीमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार का डालमिया नगर जो है वह सीमेंट के लिए आपका फेमस है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि हर साल लगभग जो जांच वगैरह होती है उसमें हर साल अलग अलग थोड़ा डेटा निकल करके आता है, लेकिन एक अनुमानित अगर हम बात करें भंडार की तो लगभग 16 करोड़ टन जो है कि वह बिहार में कोयले होने का अनुमान है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें पूर्वी मध्य रेलवे का जो है वह मुख्यालय जो आपका स्थित हुआ है हाजीपुर। जी हाँ दोस्तों, हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में केला उत्पादन का जो आपका प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है हाजीपुर। जी हाँ दोस्तों, हाजीपुर में जो है वह केला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता होगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 देने गए होंगे हाजीपुर साइड वगैरह में, तो वहाँ पर आप देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कि केला की खेती होती होगी। जो आपका ब्रिज बना है पटना और हाजीपुर के बीच में गंगा नदी पर, उस पर अगर आप कभी जाएंगे तो आप दोनों साइड देखेंगे तो
वहाँ पर भी जो है कि गंगा नदी के किनारे ही केले की बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यह प्रश्न अभी करवाया कि बिहार में जो है कि मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन बिहार में होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें ककोलत जलप्रपात की तो यह बिहार के आपके नवादा जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नवादा जिले में आपका ककोलत जलप्रपात है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कटिहार। जी हाँ दोस्तों, यह जो चारों ऑप्शन आपका दिया गया भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और पटना, इन सभी में जो है कि कटिहार सबसे पूर्वी में है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में किशनगंज आ जाता है तो किशनगंज आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किशन जो है यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो बिहार में अगर हम झीलों की बात करें तो जो अनुपम झील है यह आपका बिहार में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अनुपम झील जो है यह आपका बिहार में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार आने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो अगर हम पहला अंग्रेज यात्री की बात करें तो वह रॉल्फ फिच था। जी हाँ दोस्तों, रॉल्फ फिच जो है कि पहला अंग्रेज यात्री आपका जो है बिहार में आया था, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो देखिए, अगर हम बात करें अंतिम मौर्य सम्राट की तो यह आपका बृहद्रथ था। जी हाँ दोस्तों, बृहद्रथ आपका अंतिम मौर्य सम्राट था, तो इसको याद रखेंगे। और पहला मौर्य सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। तो देखिए, हुड़ों को पराजित करने वाला जो आपका गुप्त सम्राट था वह स्कंदगुप्त था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। स्कंदगुप्त ने जो है कि सर्वप्रथम हुड़ों को पराजित किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है सम्राट अशोक के पिता थे। तो देखिए, अशोक के पिता की बात करें तो अशोक के पिता बिंबिसार थे। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार का लड़का आपका अशोक था, और बिंबिसार किसका लड़का था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंबिसार था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो देखिए, अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों में जो आपकी भाषा प्रयुक्त हुई है वह है पाली भाषा। जी हाँ दोस्तों, पाली भाषा में आपके शिलालेख लिखे गए हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेखित है वह आपका किस में है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा इंडिका में। जी हाँ दोस्तों, इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के अगर हम वंश के नाम की बात करें तो वह जो है आपका हरेक वंश का था। जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु आपका हरेक वंश का था। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अजातशत्रु जो पराजित नहीं कर सका था वह है अवंती को। जी हाँ दोस्तों, अवंती राज्य को जो है वह अजातशत्रु आपका पराजित नहीं कर सका था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया गया है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी।
तो देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है उसमें जो है कि प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वह आपकी वैशाली में थी। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताया शुरू में ही कि बिहार का शोक नदी आपको किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। और इसलिए ही कहते हैं क्योंकि कोसी नदी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है और अपने पथ को बदलती है, तो इसलिए नदी पथ बदलती है आपकी कोसी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और बंगाल का शोक अगर पूछ लिया जाए तो दामोदर नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो किसके प्रयत्नों से हुआ था, तो वह जो है आपका दीप नारायण सिंह के जो है प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए थे, तो इनमें से किसके दे दिए गए थे, तो आपका जो पूर्णिया है और मानभूमि जो है उसके जो है कि कुछ इलाकों को आपको पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इसमें स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है कि जो बड़े जमींदार थे उनको राजनीतिक शक्ति बचाने का जो माध्यम था वह था आर्थिक स्थिति। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति के द्वारा जो है वह जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो देखिए अगर हम बात करें बलदेव सहाय ने जो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था यह आपका दिया था 1942 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है कि त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो पहली बैठक जो पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो यह हुई थी 1934 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास आपका किया गया था वह आपका कब किया गया था, तो 1908 ईस्वी में जो है कि आपका किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। यह जो है 1908 ईस्वी आपका सही हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है वह आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी आया था। अगला है पटना कलम तथा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, तो देखिए पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार जो है वह ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार मानते हैं। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, तो देखिए अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह खां की तो यह किससे आपके संबंधित थे, तो यह आपके शहनाई वादन से संबंधित थे। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है, शहनाई वादन से जो है वह बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था, तो देखिए अगर हम बात करें गोपाल सिंह नेपाली जो है वह आपका सुधा का भी प्रकाशन किए थे, प्रभात का भी, दी मुरली का भी, लेकिन हंस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने नहीं किया था, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे, तो महाकवि विद्यापति जो थे वह आपके किस युग के कवि थे, तो यह जो है आपके मध्यकाल के कवि थे, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी ने अपनी रचना में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो दिनकर जी जो है कि अपनी रचना में कौन सी ऐसी रचना थी जिसमें कि राष्ट्र कवि के रूप में जो है कि प्रतिष्ठित हुए थे, तो वह जो उनकी रचना थी वह थी रेणुका। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। दिनकर जी जो है कि रेणुका से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है अभी आपको बताया था कि सोशलिस्ट पार्टी से जो है कि जयप्रकाश नारायण संबंधित थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह आपके मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले थे, तो इनको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए बिहार स्पेशल के, और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को 2-3 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं तो गारंटी है कि आप TRE 3 TRE 4 में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।